Hello dear viewers, welcome back to our online class in economics, and this is a very short video I have prepared for you. And in this video my intention is to make you understand the relationships between the three methods of calculation of national income. Okay, so basically we are not going to see the details of the three methods in this video. What we are going to learn is what are the connections between the three methods, how they are connected with each other, how they are similar with each other, and what are the differences among them. So once we understand these things, it will be very helpful for us to distinguish the variables in different questions as per their applicability. So my intention in this video is to not make you learn how to apply the methods, but to make you learn the basic tricks, basic things of नेशनल इनकम कैलकुलेशन. कभी कभी हमारा माइंड में ये सवाल आता है कि क्या तीनों मेथड में जब हम कैलकुलेट करते हैं समान आएगा वैल्यू कि अलग आ सकता है. ये डाउट कभी कभी बच्चों के मन में रहता है. तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझना है, कुछ बेसिक चीज़ों को उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसका एप्लीकेबिलिटी है, वो बात को हमको ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो ये मेरा वीडियो जो है आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन फॉर दैट पर्पस ओनली. ओके, तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन करने का. तो क्या क्या मेथड हमारे पास होंगे? तो एक हो गया वैल्यू एडेड मेथड, जिसका और एक नाम है इन्वेंट्री मेथड. इसको आउटपुट मेथड भी कहा जाता है, राइट. उसके बाद और एक मेथड है जिसको हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं. एंड वन मोर मेथड इज़ देयर इनकम मेथड. तो ये इनकम, एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट, ये तीनों चीज़ों को हम यूज करके कोई भी कंट्री का इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट और नॉट. तो इसलिए तीन मेथड हैं कैलकुलेशन करने का नेशनल इनकम. नाउ ये तीन मेथड क्यों है, क्यों इसको अप्लाई किया जाता है, ये बात हमको समझनी है. चलो कुछ इस तरह से हम समझते हैं कि अगर एक इकोनॉमी में मान लो कि कुछ आउटपुट प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, एंड एक साल के अंदर जितने भी प्रोडक्शन हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये बात ध्यान रखनी है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम कैलकुलेट करते हैं इनकम कैलकुलेशन करने में, नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने में. ठीक है, तो जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेशन हुआ उसका जो मार्केट वैल्यू है, मनी वैल्यू है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इनकम ऑफ द कंट्री. आई रिपीट, द इनकम ऑफ ए कंट्री इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर. एक साल में एक कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो होगा इनकम ऑफ दैट इकोनॉमी. ठीक है, तो एक बात हमारा समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है जिसको हमको कैलकुलेट करना है. तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं. ये जो एग्जाम्पल आपके सामने अभी देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे मान लेते हैं कि चलो एक अज्यूम करते हैं, लेट अस से एक ईयर लेते हैं 2018. इस तरह से हम समझते हैं कि 2018 में सपोज एक लेट अस से एक बुक का प्रोडक्शन हुआ. ठीक है, in an economy one book was produced in the year 2018, and as we all know, to produce any commodity we need some factors of production. बिना factors of production के कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. तो 2018 में जो बुक्स प्रोडक्शन हुआ वो बुक प्रोडक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज हुआ ही होगा. तो ये रहा आपके सामने वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? सपोज ये रहा लैंड. कौन सप्लाई किया लैंड? ए इज ए पर्सन जो कि लैंड सप्लाई किया.
बी सप्लाई किया लेबर, सी सप्लाई किया कैपिटल एंड डी इज़ द एंटरप्रेन्योर। तो इस तरह से देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ द बुक। तो जो बुक हमने प्रोडक्शन किया अभी, उसका जो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट हम करेंगे, कैसे करेंगे? कोई भी चीज़ का दाम हम कैसे फिक्स करते हैं? उसके ऊपर जितना खर्चा हुआ है वही तो होता है उसका व्हाट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन और वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, राइट और नॉट? तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो अगर एक चीज़ प्रोडक्शन हुआ इन द इकोनॉमी, एक ही बुक प्रोडक्शन हुआ है इन द ईयर 2018, वी प्रोड्यूस्ड ओनली 1 बुक वॉज प्रोड्यूस्ड, sorry, in the economy we produced only one book was produced, तो उसका वैल्यू अभी निकला कितना? 400 रुपीज़, क्योंकि 400 रुपये हमने खर्चा किया है ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोज विच हेल्प्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द बुक, राइट और नॉट? चलो, तो अगर हम आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो अभी इनकम कितना है? अगर एक ही बुक प्रोडक्शन हुआ इन एन इकोनॉमी तो उसका वैल्यू हो गया 400 रुपया, तो इसका मतलब हो गया 400 रुपया है आउटपुट मेथड में इनकम ऑफ द कंट्री, करेक्ट और नॉट? अभी हम जाते हैं दूसरी तरफ। जो इनकम मेथड होता है वो हम अप्लाई क्यों करते हैं, कब करते हैं? अगर हम कोई भी कंट्री का इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगर हम आउटपुट को यूज़ नहीं करेंगे तो इनकम को यूज़ करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम का मतलब जो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, दोज फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो कितना उनको इनकम मिला है इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया 2018 का, 2018 में ये 4 फैक्टर्स 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेयर देयर, ए बी सी डी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इन चारों को कितना पैसा मिला है एज द रिवॉर्ड? 100, 100, 100 एंड 100, करेक्ट और नॉट? ये चारों को 100 करके मिला है। तो ये हो गया टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अगर ये चारों का इनकम को हम ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। सो इन दिस वे with the application of factor income or by using the income method we can calculate the income of the country, ठीक है? and that will be equal to the income calculated through output method। ये दोनों समान ही आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है वही किसी ना किसी का इनकम भी है, ठीक है? नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? हम खर्चा कब करते हैं? जब हमारे पास पैसा होता है तब जाके हम खर्चा करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है कि पैसा आता कहाँ से है? पैसा जब हम इनकम करते हैं तब आता है, और इनकम कब करते हैं? जब हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो इनकम होता है। तो ये तीनों जुड़े हुए हैं। तो जब हम, एज आई टोल्ड यू, हमारे पास हम खर्चा कब कर पाएंगे? जब हमारे पास इनकम होगा। इनकम कब आएगा? जब हमारे पास कुछ काम होगा, प्रोडक्टिव काम होगा, हम कुछ काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंड फ्रॉम दैट वी आर अर्निंग सम इनकम। तो इसलिए यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया था अभी, यहाँ पे 4 फैक्टर्स प्रोडक्शन है देयर, जिनके पास अभी इनकम कितना है? 400 रुपीज़। तो अभी ये कितना खर्चा कर पाएंगे इन द इकोनॉमी? अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी जो है उसको कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो एक्सपेंडिचर, मैं ये जो छोटा सा मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा है, तो ये क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कि टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द 4 पर्सन्स, अगर ये मान लेते हैं कि यही 4 आदमी इकोनॉमी में हैं और इनको 400 रुपया इनकम मिला है, तो अभी वो कितना खर्चा कर पाएंगे? ठीक है, ऑब्वियसली इट इज़ 400 रुपीज़, ठीक है कि नहीं? हाँ, अभी आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये जो हम लोग इनकम करते हैं सो उसमें से तो टैक्स भी देते हैं हम लोग। अगर हम टैक्स दे दिए तो 400 रुपये से सपोज ये लोग टैक्स पेमेंट कर दिए तो कैसे इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर 400 रुपीज़ होगा, राइट? सो आई लेट मी हेल्प यू इन दैट। ये डाउट क्लियर करने के लिए हम एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन में आपके सामने रखूँगा कि टैक्स एंड सब्सिडी, ये सब चीज़ों को हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि टैक्स एंड सब्सिडी जो होता है वो ट्रांसफ़र इनकम होता है। प्लीज़ ध्यान में रखिए, टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं और सब्सिडी जो गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट टू द प्रोड्यूसर्स to produce those goods and services which are essential for the some poor people and needy people to purchase them at affordable price।
तो सब्सिडी जो गवर्नमेंट पेमेंट करती है प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को, और हम लोग जो टैक्स पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, वो दोनों सब्सिडी एंड टैक्स दोनों जो होता है ट्रांसफ़र इनकम होता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र इनकम कैलकुलेट नहीं होता है किसमें, नेशनल इनकम कैलकुलेशन में। तो इसलिए टैक्स एंड सब्सिडी को हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेट मी हेल्प यू, एक थोड़ा सा एग्जांपल आपके सामने रखूँगा। चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक पर्सन है, रिच पर्सन। ओके, दिस इज ए रिच मैन जो कि टैक्स देता है किसको, गवर्नमेंट को। As you know, those people who are entitled to pay tax, they have to pay tax. सभी लोग टैक्स नहीं देते हैं, जिनका इनकम टैक्सेबल होता है वो टैक्स देते हैं किसको, गवर्नमेंट को टैक्स दिया। सपोज इसने 100 रुपीज़ टैक्स दिया किसको, गवर्नमेंट को। अब तो ये 100 रुपीज़ कहाँ से दिया, वो टैक्स अपना इनकम से दिया, वो कहीं ना कहीं काम किया होगा। और दिस 100 रुपीज़ जो ये टैक्स अभी पेमेंट कर रहा है, ही इज़ पेइंग द टैक्स फ्रॉम हिज इनकम। इनकम से ही 100 रुपीज़ जो टैक्स पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट को। अभी डज द गवर्नमेंट मेक एनी प्रोमिस टू द रिच मैन दैट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट टू द रिच पर्सन अगेंस्ट द टैक्स? क्या गवर्नमेंट ये 100 रुपये का बदले में प्रोमिस करता है कि रिच मैन को इक्वल अमाउंट का बेनिफिट देगा? नो, ये होता है क्या ना, गवर्नमेंट हमसे जो टैक्स लेता है वो खर्चा करता है किसके ऊपर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन पब्लिक, मोस्टली पुअर लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए स्कूल बनाता है, रोड बनाता है, बहुत तरह का हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटीज़ देता है, सब्सिडी भी दिया जाता है। तो हमसे गवर्नमेंट जो टैक्स लेता है उसके बदले में ना तो गवर्नमेंट हमको प्रोमिस करता है कुछ इक्वल अमाउंट का बेनिफिट देने के लिए। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक ट्रांसफर इनकम हो गया, क्योंकि यहाँ पे टू वे पेमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है कि नहीं, गवर्नमेंट हमसे टैक्स तो ले रहा है बट बदले में हमको प्रोमिस नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए हम। ठीक है कि नहीं। तो उसी तरह से जब गवर्नमेंट सब्सिडी देता है किसको, पुअर पीपल को, उसके बदले में गरीब लोग जो होते हैं, जो पीपल हु आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ सब्सिडी, डू दे डू एनीथिंग फॉर द गवर्नमेंट अगेंस्ट द सब्सिडी? नो, उसके बदले में वो लोग भी कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरह से सब्सिडी जो हो गया ये भी एक ट्रांसफर इनकम हो गया। अभी क्वेश्चन ये रहा कि ये सब्सिडी जो गवर्नमेंट हमको देता है ये कहाँ से आता है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स कहाँ से आया, टैक्स आया रिच मैन का इनकम से। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू टेल यू इज़ दैट टैक्स एंड सब्सिडी बोथ आर पार्ट ऑफ नथिंग बट योर इनकम। ये इनकम से ही आता है एंड ये जस्ट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इसलिए ट्रांसफ़र इनकम होता है जिसके बदले में कोई भी इक्वल अमाउंट का सर्विस या तो प्रोडक्शन नहीं होती है। तो इसलिए अगर हम टैक्स एंड सब्सिडी को काउंट में ले लेते हैं तो हमको एग्जैक्टली टोटल इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी पता नहीं चलेगा। जैसे ये एग्जांपल में अगर हम मान लेते हैं कि रिच मैन का इनकम था सपोज 1000 रुपया, उसने टैक्स दिया कितना 100 और गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी दिया 100, तो अभी हम ऐसे अगर देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि 1000 प्लस 100 प्लस 100, तो ये तीनों मिला के हो जाएगा कितना 1200 रुपया इनकम हो जाएगा। बट एक्चुअली इनकम कितना हुआ है 1000 रुपीज़ इनकम हुआ है। ठीक है कि नहीं, ये जो है इनकम है। तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टैक्स एंड सब्सिडी दे आर ट्रांसफ़र इनकम्स, राइट। अभी बैक करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम टैक्स एंड सब्सिडी को हटा देते हैं तो अभी कितना एक्सपेंडिचर कर पाएंगे ये चारों लोग मिलके, दे कैन स्पेंड 400 रुपीज़, 400 रुपया खर्चा कर पाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह से टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है इट इज़ इक्वल टू द टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड, इट इज़ इक्वल टू that means the factor income is equal to the total expenditure that can be made in the economy. So in this way, by applying any of the three methods we can calculate the national income or domestic income of a country and the income will remain the same. ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा कि 400 रुपया का प्रोडक्शन हुआ, 400 रुपया इनकम जनरेट हुआ एंड 400 रुपीज़ कैन बी स्पेंट इन द इकोनॉमी। तो ये सब बेसिक थिंग अबाउट द थ्री मेथड्स, राइट। तो आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये तीनों मेथड के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट इट। देखो, जो मैंने
कहा हम लोग डिस्कशन किया आउटपुट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये दोनों मेथड में जब हम इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ वेरिएबल्स हमको चाहिए। मीन्स टोटल खर्चा कितना हुआ इन द इकोनॉमी, कौन सा सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर कितना खर्चा किया, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, फर्म ने कितना खर्चा किया, ये सभी का खर्चा मिला के हमको मिलेगा टोटल एक्सपेंडिचर। हाँ कि नहीं? खर्चा कौन करते हैं? हाउस होल्ड करता है। जैसे कि हम एक इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किए हैं, हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, गवर्नमेंट हो गया, फॉरेन सेक्टर हो गया, चारों सेक्टर का अपना अपना खर्चा होता है। तो चारों सेक्टर का जब हम खर्चा निकालेंगे तब निकलेगा क्या? टोटल एक्सपेंडिचर। तो अभी क्वेश्चन ये है कि खर्चा जो हम निकालेंगे, जब हम खर्चा करते हैं तो खर्चा जो होता है, सपोज मैंने एक पेन खरीदा, 10 रुपया खर्चा हुआ है मेरा, ठीक है। तो मैं जब खर्चा को ऐड करूँगा, 10 रुपया ऐड करूँगा, तो 10 रुपया है क्या एग्जैक्टली? तो 10 रुपीज़ इज़ मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, है कि नहीं? 10 रुपया जो मैंने ऐड किया नेशनल इनकम में, वो मार्केट प्राइस है। एंड मार्केट प्राइस में होता क्या है? देखो, वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर बोथ इंक्लूड डेप्रीसिएशन। मार्केट प्राइस में जब हम कैलकुलेट करते हैं कोई भी चीज़ का वैल्यू, उसमें डेप्रीसिएशन एडेड होके रहता है। डेप्रीसिएशन आप जैसे पता है, डेप्रीसिएशन का जो भी खर्चा होता है वो इट इज़ एडेड, ठीक है। डेप्रीसिएशन मतलब प्रोडक्शन करने के दौरान अगर कुछ मेंटेनेंस चार्जेस हो गया, मशीन ख़राब होगी, उसके लिए प्रोड्यूसर ने खर्चा किया, तो उसका जो खर्चा है वो भी ऐड कर लेता है किस में? मार्केट प्राइस में जब आता है वो, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन जो है वो हम काउंट नहीं करेंगे इनकम कैलकुलेशन में। आर यू क्लियर? डेप्रीसिएशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ए पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रीसिएशन होना इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, ओके। जैसे कि हमने पढ़ा है पहले, डेप्रीसिएशन कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो अगर मशीन को हम रिपेयर नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो मशीन को रिपेयर करना ज़रूरी है। अगर रिपेयर नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन होगा नहीं, अगर रिपेयर कर लेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ भी नहीं जाएगा, जितना प्रोडक्शन होना है उतना ही होगा। इज इट क्लियर? तो मशीन को फंक्शनल करने के लिए वी हैव टू स्पेंड सम मनी एंड दैट मनी इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एंड दैट डेप्रिसिएशन वैल्यू ऐड होकर रहता है किस में? मार्केट प्राइस में। एंड इसको हमको हटाना है। अगर इसको नहीं हटाएंगे तो जो भी वैल्यू निकलेगा मार्केट प्राइस में वो आ जाएगा किस में? वो आएगा ग्रॉस वैल्यू। उसको हम कहते हैं ग्रॉस। क्या वैल्यू कहते हैं? मार्केट प्राइस में जब हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है वो किस में? वो कहलाता है ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। वी कॉल इट ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, ये ग्रॉस वैल्यू हमको निकलेगा। तो ग्रॉस को हमको किस में कन्वर्ट करना है? नेट में। नेट हमने कितना इनकम जनरेट किया, टू फाइंड आउट दैट हमको डेप्रीसिएशन को हटाना ही पड़ेगा। कौन सा मेथड में? आउटपुट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड में। जब हम उनका वेरिएबल को टोटल करेंगे, जो भी फाइनल वैल्यू निकलेगा उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद ही हमको नेट वैल्यू मिलेगा, अगर हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट, तो एक बात समझ में आ गया कि ये दोनों मेथड में हमको मार्केट प्राइस में मिलता है। वी गेट द वैल्यूज और द एग्रीगेट्स इन। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड को यूज करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो हमको किस में मिलता है? मिलता है मार्केट प्राइस में, एग्रीगेट मिलता है। एंड मार्केट प्राइस में क्या होता है? इसमें डेप्रीसिएशन ऐड होके रहता है। तो डेप्रीसिएशन को हमको हटाना है और मार्केट प्राइस को भी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो दो चीज़ हमको करना पड़ेगा नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने के लिए जब हम एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड का यूज़ करते हैं। तो एडजस्टमेंट क्या है यहाँ पे? द नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आज वी नो मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करने के लिए किस में? अगर हम मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना चाहते हैं, मार्केट प्राइस को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं फैक्टर कॉस्ट में, तो क्या हमको चाहिए? वी नीड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT को माइनस करेंगे मार्केट प्राइस से तो मिल जाएगा क्या? फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, राइट और नॉट? उस तरह से सेकंड हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस वैल्यू। जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये इसमें से हमको ग्रॉस वैल्यू निकलेगा। ग्रॉस वैल्यू को हमको कन्वर्ट करना है नेट वैल्यू में। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? डेप्रीसिएशन चाहिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, उसका जो वैल्यू है हमको माइनस करना पड़ेगा, तो तब जाके हमको मिलेगा नेट वैल्यू में। तो ये दोनों एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा इफ़ वी आर यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, राइट।
बट यहाँ पे और एक चीज़ हमको ध्यान देने लायक है, जब इनकम मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, तो इसमें कोई भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्यों? इनकम कहने से हम क्या समझते हैं? इनकम का मतलब होता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मीन्स द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने जितना पेमेंट किया प्रोडक्शन सर्विस के बदले में, वो होता है फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम में ना तो इनडायरेक्ट टैक्स, ना सब्सिडी जुड़ा हुआ होता है, ना उसमें डेप्रिसिएशन एडेड होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एंड एनआईटी ये दोनों चीज़ वहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो जो भी वैल्यू मिलता है वो डायरेक्टली फैक्टर कॉस्ट में ही मिलता है, और जो हमको चाहिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो दैट इज़ वाई फैक्टर इनकम आर नीदर एट मार्केट प्राइस नर डू दे इंक्लूड डेप्रिसिएशन। सो द वैल्यू और इनकम कैलकुलेटेड इन इनकम मेथड इज नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इनकम मेथड में जब हम एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे, हम पढ़ेंगे बाद में जब इनकम मेथड अप्लाई करेंगे, देन विल बी डिस्कसिंग इट इन मोर डिटेल्स. For the time being, you just have this in your mind that when we calculate national income or domestic income by using income method, the aggregate we get by applying the variables or components of income method, we get the aggregate at net value and at factor cost. So we don't need to convert it further. Okay, there is no use of any kind of NIT market or any depreciation. Okay, so that basically I wanted to tell you in this video, and next we'll try to understand how to calculate national income by applying the first method, that is output method. Thank you.